हमारे पास ना भवन निर्माण और डिजाइन से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं, मतलब आईएस कोड्स हैं, और वो 1970 वाली राष्ट्रीय भवन संहिता भी है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से ना ये बिल्डिंग बनाने के जो बेसिक नियम हैं, वर्गीकरण है, डिजाइन के सिद्धांत हैं, इनको थोड़ा समझें। आपको पता है, जैसे एक बिल्डिंग की मिनिमम लाइफ 50 साल मानी जाती है, या फिर भूकंप वाली जगहों पर स्क्वायर शेप क्यों ज्यादा सेफ और किफायती है। चलिए थोड़ा और देखते हैं इसे। तो शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय भवन संहिता 1970 के क्लासिफिकेशन से। इसने इमारतों को उनके यूज के हिसाब से 9 ग्रुप्स में बांटा है, ए से जे तक, बस आई नहीं है। जैसे ग्रुप ए है रेसिडेंशियल, ग्रुप बी एजुकेशनल, ग्रुप सी इंस्टीट्यूशनल मतलब अस्पताल, जेल वगैरह, फिर ग्रुप डी है असेंबली बिल्डिंग्स, मंदिर, थिएटर। हाँ, और ये जो वर्गीकरण है ना, ये सिर्फ लिस्ट बनाने के लिए नहीं है, ये सेफ्टी, सुविधा, प्लानिंग सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो ग्रुप जे है हैजार्डस बिल्डिंग्स, जहां मतलब विस्फोटक सामान वगैरह रखते हैं या बनाते हैं, हाँ। उसके लिए सांकेतिक रंग काला तय किया गया है। अच्छा, काला रंग। हाँ, मतलब सीधा रिस्क का इंडिकेशन है। सही कहा। अच्छा, अब कुछ आईएस कोड्स की बात करते हैं जो भारतीय मानक ब्यूरो ने बनाए हैं। आईएस 1256 1958 में कुछ खास बातें हैं, जैसे कुर्सी मतलब प्लिंथ, उसकी ऊंचाई सड़क के बीच से कम 30 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए। हाँ, और आमतौर पर लोग 30 से 60 सेंटीमीटर रखते भी हैं। हाँ। और ये सिर्फ मतलब पानी भरने से बचाने के लिए नहीं है, ये बिल्डिंग को एक क्लियर स्टेबल बेस देता है। अच्छा। और दीवारों की मोटाई का भी नियम है। बिल्कुल। कोई भी दीवार है, उसकी मोटाई उसके ऊपर जो बिल्डिंग की हाइट आ रही है उसके 16वें हिस्से से कम नहीं होनी चाहिए। ये स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। समझ गया। और कमरों के साइज वगैरह, जैसे किचन, बाथरूम? हाँ, उसके लिए भी मिनिमम एरिया तय है। जैसे किचन का कम से कम एरिया 5 स्क्वायर मीटर होना चाहिए और हाइट 2.75 मीटर। 5 स्क्वायर मीटर, ठीक है। और बाथरूम का एरिया कम से कम 1.8 स्क्वायर मीटर और हाइट 2.4 मीटर। ये सब ना मतलब बेसिक यूटिलिटी, सेफ्टी और कंफर्ट के लिए बनाए गए हैं। और वॉश बेसिन की हाइट भी? हाँ, वो फर्श से 800 मिलीमीटर यानी करीब 80 सेंटीमीटर। और कमरे की लंबाई चौड़ाई का भी कुछ आइडियल रेशियो होता है? हाँ, मानते हैं कि 1.2.1 से 1.5.1 का रेशियो अच्छा रहता है। मतलब कमरा बहुत लंबा, पतला या अजीब सा ना लगे, स्पेस का सही इस्तेमाल हो। ठीक है, तो ये तो हुई अंदर की बातें। अब थोड़ा बाहर आते हैं, मतलब साइट प्लानिंग पर। ये नियम है कि 200 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट पर आप सिर्फ 60% एरिया में ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल, ये ओपन स्पेस रखने के लिए है। यहीं पर वो सेट बैक लाइन का कॉन्सेप्ट आता है। सेट बैक लाइन? हाँ, मतलब प्लॉट की बाउंड्री के अंदर एक लाइन जिसके आगे बिल्डिंग का कोई भी हिस्सा, चाहे वो छज्जा ही क्यों ना हो, नहीं जा सकता। अच्छा, एक तरह की लक्ष्मण रेखा। हाँ, कह सकते हैं। फिर एक होती है बिल्डिंग लाइन। यहाँ तक बिल्डिंग का जो मेन स्ट्रक्चर है, कुर्सी वगैरह, वो लीगली आ सकता है। ये सब शहर में डेंसिटी कंट्रोल करने के तरीके हैं। और राष्ट्रीय और राज्य महामार्गों से ये बिल्डिंग लाइन करीब 30 मीटर दूर होनी चाहिए ना? हाँ, सामान्यतः 30 मीटर। और पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए एक कंट्रोल लाइन भी होती है, ये क्या है? हाँ, वो क्या है ना, जहाँ ज्यादा पब्लिक आती है, जैसे सिनेमा हॉल, फैक्ट्रीज, वहाँ ये कंट्रोल लाइन होती है। ये बिल्डिंग लाइन से भी और पीछे होती है। और पीछे कितनी? अक्सर हाईवे के सेंटर से 36 मीटर या फिर बिल्डिंग लाइन जितनी दूर है उसका 1.5 गुना। अच्छा, इसका क्या कारण है? इसका मकसद है कि फ्यूचर में अगर सड़क चौड़ी करनी हो या ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए ज्यादा जगह चाहिए हो तो वो अवेलेबल रहे। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। वाकई काफी सोचा समझा सिस्टम है ये तो। अच्छा, आखिर में अच्छी बिल्डिंग प्लानिंग के कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं, जैसे पहला है एस्पेक्ट। हाँ, एस्पेक्ट मतलब कमरों की लोकेशन और डायरेक्शन ऐसी हो कि सही वेंटिलेशन और लाइट मिले। जैसे कहते हैं ना, किचन ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में अच्छी रहती है ताकि सुबह की धूप आए, जो अच्छी मानी जाती है, और दोपहर की तेज गर्मी से बचाव हो। इसी तरह बेडरूम के लिए साउथ या साउथ ईस्ट ठीक रहता है। फिर है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट मतलब बाहर से बिल्डिंग कैसी दिखती है, उसका व्यू कैसा है। अच्छा, और रूमीनेस? रूमीनेस का मतलब है कि जगह का इस्तेमाल ऐसे हो कि वो अपने साइज से ज्यादा खुली और स्पेशियस लगे। मतलब फर्नीचर रखने, घूमने फिरने में दिक्कत ना हो। ठीक है, और ग्रुपिंग? ग्रुपिंग यानी रिलेटेड कमरों को पास पास रखना। जैसे किचन और डाइनिंग रूम पास हो तो अच्छा है, बाथरूम और बेडरूम पास हो।
इससे मूवमेंट आसान होता है। और एक एलिगेंस भी है। हाँ, एलिगेंस मतलब बाहरी सुंदरता, भव्यता। तो ये सारे सिद्धांत मिलकर एक अच्छी बिल्डिंग बनाते हैं। तो हमने देखा कि भाई इमारतें सिर्फ ईंट पत्थर के ढांचे नहीं हैं। इनके पीछे कितने नियम, वर्गीकरण, कमरों के साइज, साइट की लाइनें और ये डिजाइन के सिद्धांत काम करते हैं। बिल्कुल। और ये सारे मानक, ये नियम, ये कहीं ना कहीं व्यक्तिगत जरूरतों और एक बड़ी कम्युनिटी की प्लानिंग के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। अगली बार जब कोई नई बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन साइट देखें, तो शायद ये सोचने में मजा आए कि ये जो अदृश्य गाइडलाइंस हैं, इन्होंने इसके शेप, इसकी जगह, इसके एहसास को कैसे तय किया होगा। हाँ, शायद अपने आसपास की बनी हुई दुनिया को देखने का एक नया नजरिया मिल सकता है। निर्माण की दुनिया में एक कला है जो हर इमारत की बुनियाद है, चिनाई, मतलब मेसनरी। आज हमारे पास कुछ तकनीकी दस्तावेज हैं और हम इनमें गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ईंटें और पत्थर जोड़ना सिर्फ कारीगरी है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान भी छिपा है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ आप कह सकते हैं ईंट पर ईंट रखना नहीं है। ये एक पूरा विज्ञान भी है और कला भी है। ये तय करना कि दीवार मजबूत कैसे बने, वजन कैसे सहे और हाँ, सालों साल कैसे टिके। तो चलिए देखते हैं इसके अलग अलग पहलू। अच्छा, तो शुरुआत कहाँ से करें? इन दस्तावेजों में चिनाई को अलग अलग तरीकों से बांटा गया है ना? हाँ हाँ, जैसे सामग्री के आधार पर, फिर वो मसाला कौन सा है उसके आधार पर भी। सही पकड़ा। बिल्कुल, मुख्य तौर पर हम देखते हैं कि चिनाई किस चीज से हो रही है। पत्थर से है, ईंट से है, या फिर वो आजकल जो चलते हैं खोखले कंक्रीट ब्लॉक, उनसे है। अच्छा। और फिर ये भी मायने रखता है, जैसा आपने कहा, कि उन्हें जोड़ने के लिए मसाला कौन सा है, सीमेंट वाला, चूने वाला, या कहीं कहीं मिट्टी का भी हाँ इस्तेमाल होता है। पर सबसे आम तो पत्थर और ईंट की चिनाई है, मतलब ज्यादातर यही दिखती है। और इसमें कुछ खास शब्द भी हैं शायद जो बार बार सुनने को मिलते हैं। जैसे मैंने पढ़ा फेसिंग और बैकिंग, ये दीवार के हिस्सों के नाम है। हाँ, देखिए, दीवार की जो सतह बाहर की तरफ होती है ना, जो मौसम को झेलती है, उसे कहते हैं फेसिंग। ओके, और जो अंदर की तरफ होती है वो बैकिंग कहलाती है। ठीक है। और इन दोनों के बीच जो मटेरियल भरा जाता है, जो भराई होती है, वो है हार्टिंग। हार्टिंग। हाँ, और एक और चीज, जब हम ईंटों या पत्थरों की एक पूरी लाइन लगाते हैं ना, हॉरिजॉन्टल एक परत, उसे कोर्स कहते हैं। कोर्स। हाँ। और वो कोने, दीवार के बाहरी कोने? हाँ, वो बारीक कोने जो बड़े करीने से बनाए जाते हैं, एकदम शार्प, वो क्वाइन कहलाते हैं। ये टर्म जानना जरूरी है, मतलब बात समझने के लिए। बिल्कुल समझ गई। अब आते हैं ईंटों पर। मैंने देखा है कि ईंट की दीवारों में ना अलग अलग पैटर्न होते हैं। क्या ये सिर्फ डिजाइन का मामला है या कुछ और बात है? इन्हें शायद बॉन्ड या चाल कहते हैं। यहाँ मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। बिल्कुल दिलचस्प। ये पैटर्न जिन्हें बॉन्ड कहते हैं, ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है। इनका असली काम है दीवार को मजबूती देना। एक्चुअली आप सोचिए, अगर सारी ईंटों के बीच के जो खड़े जोड़ होते हैं ना, वर्टिकल जॉइंट्स, हाँ। अगर वो सब एक ही लाइन में आ जाएं ऊपर से नीचे तक, तो दीवार कमजोर हो जाएगी वहां से। एग्जैक्टली, वहीं से दीवार फट सकती है या कमजोर पड़ जाएगी। तो ये बॉन्ड इसी चीज को रोकता है, भार को, मतलब लोड को बराबर फैलाता है पूरी दीवार पर। अच्छा, तो मतलब ये अलग अलग पैटर्न अलग अलग मजबूती देते होंगे। जैसे वो मैंने पढ़ा था इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड, ये ज्यादा चलते हैं शायद। स्ट्रेचर यानी ईंट का लंबा वाला हिस्सा सामने दिखेगा। ओके। और ठीक उसके ऊपर वाली परत, अगला कोर्स, वो पूरा हेडर का होगा। हेडर यानी ईंट का छोटा चौड़ाई वाला हिस्सा सामने दिखेगा। अच्छा, एक लाइन लंबाई में, एक चौड़ाई में। हाँ बिल्कुल, ये अदला बदली जो है, ये लोड को बहुत अच्छे से ट्रांसफर करती है। इसीलिए इंग्लिश बॉन्ड को सबसे मजबूत माना जाता है, स्ट्रक्चरली सबसे साउंड। और फ्लेमिश बॉन्ड, वो दिखने में काफी अलग लगता है, उसमें पैटर्न दिखता है एक। हाँ, फ्लेमिश बॉन्ड में एक ही कोर्स के अंदर, मतलब एक ही परत में, एक स्ट्रेचर होगा, फिर एक हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, ऐसे बारी बारी से लगाते हैं। अच्छा, एक ही लाइन में दोनों? हाँ, एक ही लाइन में, तो वो देखने में ज्यादा, आप कह सकती हैं, आकर्षक लगता है। एक यूनिफॉर्म पैटर्न सा बनता है पूरी दीवार पर। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि मजबूती के मामले में ये इंग्लिश बॉन्ड से थोड़ा सा कमजोर होता है। और एक और छोटी सी डिटेल है, दोनों ही बॉन्ड्स में कोनों पर वर्टिकल जॉइंट्स एक सीध में ना आए, उसके लिए एक खास कटी हुई ईंट इस्तेमाल होती है, क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर, ये क्या होता है? ये बेसिकली एक ईंट होती है जिसे लंबाई में आधा काट दिया जाता है। हाँ? पतली सी। इसे कोने के पास हेडर के बगल में लगाते हैं ताकि ऊपर और नीचे के जोड़ एकदम एक लाइन में ना पड़े।
छोटी सी चीज है पर बॉन्ड को सही रखने के लिए बहुत काम की। वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ईंट लगाने के पीछे इतनी सारी इंजीनियरिंग है। अच्छा, ये तो हुई ईंट की बात। पत्थर की चिनाई में भी ऐसी ही किस्में होती हैं क्या? हाँ हाँ, पत्थर में भी है। मुख्य रूप से दो तरह की चिनाई मिलती है। एक है रबल मेसनरी। इसमें क्या होता है, बिना गड़े हुए या फिर मोटे तौर पर गड़े हुए, मतलब अनियमित आकार के पत्थर इस्तेमाल होते हैं, जैसे पुराने किलों वगैरह में या गांव के मकानों में अक्सर दिखती है। अच्छा, रैंडम पत्थर जैसे। हाँ, रैंडम रबल भी एक टाइप है। दूसरी है एशलर मेसनरी। इसमें पत्थरों को बिल्कुल सही आकार में चौकोर तराशा जाता है और फिर उन्हें बहुत करीने से पतले जोड़ों के साथ लगाया जाता है। ये ज्यादा साफ सुथरी फिनिश्ड दिखती है, पर हाँ, ये महंगी भी होती है और इसमें कारीगरी भी ज्यादा लगती है, जाहिर है। समझ गई, एशलर मतलब फाइन काम। और आजकल वो बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक्स भी तो दिखते हैं इमारतों में, खोखले वाले। उनका क्या रोल है? हाँ हाँ, खोखले कंक्रीट ब्लॉक, होलो ब्लॉक्स, ये भी काफी इस्तेमाल होते हैं अब। ये वजन सहने वाली दीवारें, मतलब लोड बेयरिंग, और सिर्फ पार्टीशन वाली दीवारें, नॉन लोड बेयरिंग, दोनों में काम आते हैं। खासकर कम लागत वाले घरों के लिए ये काफी पॉपुलर हुए हैं, क्योंकि इनसे काम जल्दी भी होता है। अच्छा। इनकी स्टैंडर्ड साइज होते हैं, जैसे 40 सेंटीमीटर लंबा, 20 ऊंचा, 20 चौड़ा। एक बात ध्यान रखने वाली ये होती है कि अगर इन्हें नींव में, फाउंडेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनके जो खोखले हिस्से हैं ना, हाँ। उनको रेत से भर देना चाहिए, ताकि नींव में सॉलिडिटी रहे, मजबूती बनी रहे। ठीक है। तो क्या चिनाई करते वक्त कुछ, आप कह सकते हैं, बुनियादी नियम या सिद्धांत भी हैं जिनका ध्यान रखना ही पड़ता है? कुछ रूल्स ऑफ थंब? बिल्कुल हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम तो वही है जो हमने बॉन्ड के बारे में बात की, कि खड़े जोड़ यानी वर्टिकल जॉइंट्स लगातार एक सीध में नहीं होने चाहिए, उनको तोड़ना जरूरी है। हाँ, वो बॉन्ड से हो जाता है। सही। दूसरा, दीवार की मोटाई। आमतौर पर पत्थर की दीवार की न्यूनतम मोटाई 35 सेंटीमीटर रखी जाती है, और अगर ईंट की दीवार वजन उठा रही है, लोड बेयरिंग है, तो वो कम से कम 20 सेंटीमीटर यानी एक ईंट जितनी मोटी तो होनी ही चाहिए। एक ईंट मोटी, ओके। हाँ, और एक और दिलचस्प बात है, शायद कम लोगों को पता हो, आग से बचाव के मामले में, फायर रेजिस्टेंस में, ईंट की चिनाई पत्थर की चिनाई की तुलना में बेहतर मानी जाती है। अच्छा, ये तो नई बात पता चली। हाँ, तो कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि चिनाई सिर्फ ईंट पत्थर को एक के ऊपर एक रख देना भर नहीं है, बल्कि ये सही तकनीक, सही मोटाई और सही चाल का इस्तेमाल करके एक मजबूत, टिकाऊ और सुरक्षित ढांचा खड़ा करने का विज्ञान है। ये छोटी छोटी डिटेल्स, ये नियम और तकनीकें ही असल में किसी इमारत की जान होती हैं, उसकी ताकत होती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम परफेक्ट समरी है। और यहीं से एक सोचने वाली बात भी निकलती है। हमने देखा कि इंग्लिश बॉन्ड ज्यादा मजबूती देता है और फ्लेमिश बॉन्ड शायद दिखने में ज्यादा अच्छा लगता है। तो जब कोई आर्किटेक्ट या इंजीनियर किसी इमारत के लिए बॉन्ड चुनता है, तो क्या वो सिर्फ मजबूती देखता है या सिर्फ सुंदरता, या फिर क्या कारीगरी की लागत, उस इमारत का स्टाइल, उसका चरित्र, उसका ऐतिहासिक संदर्भ, क्या ये सब चीजें भी मिलकर तय करती हैं कि कौन सी चाल, कौन सा बॉन्ड चुना जाए? ये सवाल हमें सिर्फ इंजीनियरिंग तक ही नहीं रोकता, बल्कि चिनाई के कलात्मक और सांस्कृतिक पहलुओं पर भी सोचने को मजबूर करता है ना? सोचने वाली बात। नमस्कार। हम सब इमारतों में दरवाजे, खिड़कियां देखते हैं, है ना? लेकिन कभी सोचा है कि इनके ठीक ऊपर की जो दीवार है या छत है, वो बिना किसी सहारे के कैसे टिकी रहती है? यहीं पर इंजीनियरिंग के दो बहुत ही दिलचस्प तरीके काम आते हैं। एक है लिंटेल और दूसरा है आर्च। हाँ। आज हमारे पास कुछ इंजीनियरिंग टेक्स्ट्स हैं, उनके कुछ हिस्से हैं जो इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इनके टर्म्स समझाते हैं और ये कितने तरह के होते हैं ये बताते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद है इन सोर्सेस से ये समझना कि ये दोनों, जो देखने में शायद एक जैसा काम करते लगे, मतलब ओपनिंग के ऊपर का लोड संभालना, वो ऐसे कितने अलग तरीकों से करते हैं। यही इंजीनियरिंग की खूबसूरती है, मुझे लगता है। तो सबसे पहले इनमें जो एकदम बेसिक फर्क है वो क्या है? मतलब देखने में तो साफ है। आर्च यानी डार्ट, वो कर्व्ड होती है, गोल सी, और लिंटेल एकदम सीधा, प्रिज्म जैसा, एक पट्टी जैसा। हाँ, बिल्कुल। और यही जो शेप का फर्क है ना, यही इनके काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल देता है। लिंटेल सोचिए एक सीधी बीम की तरह है। उस पर जो भी लोड आता है वो उसे सीधा नीचे अपने दोनों किनारों पर ट्रांसफर कर देती है। इसका एनालिसिस काफी सीधा है। ओके। लेकिन आर्च, क्योंकि वो कर्व्ड होती है, वो लोड को नीचे तो भेजती ही है, साथ में बाहर की तरफ भी धकेलती है, साइडों में।
इसे ही टेक्निकल भाषा में लैटरल थ्रस्ट या पार्श्व प्रणोद कहते हैं। अच्छा, साइड में धक्का, जैसे धनुष खींचते हैं वैसा कुछ। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। वो तनाव जैसे किनारों पर जाता है, वैसे ही आर्च लोड को साइड में धकेलता है, और इस साइड वाले धक्के को संभालने के लिए फिर मजबूत दीवारें या सहारे चाहिए होते हैं। इसी वजह से आर्च का डिजाइन और एनालिसिस वो लिंटल से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब लिंटल का काम ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और क्या इसीलिए उसे बनाना भी आसान होता है, जैसे फॉर्म वर्क वगैरह? हाँ, काफी हद तक। टेक्स्ट यही बताते हैं कि लिंटल के लिए सिंपल फॉर्म वर्क मतलब शटरिंग काफी होती है, तो वो बनाने में अक्सर सस्ता और जल्दी हो जाता है। जबकि आर्च का वो जो घुमाव है ना, उसके लिए स्पेशल कर्व्ड शटरिंग बनानी पड़ती है। उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है और खर्चा भी। लेकिन फिर भी लोग आर्च बनाते हैं। अगर वो इतने मुश्किल और महंगे हैं तो क्यों? क्योंकि उनका वो जो कर्व वाला डिजाइन है, वो उन्हें बहुत बड़े स्पैन मतलब ज्यादा चौड़ी ओपनिंग्स को पाटने की ताकत देता है। ऐसी जगह जहां शायद एक सीधा लिंटल या तो बहुत भारी हो जाएगा या प्रैक्टिकल नहीं रहेगा। अच्छा, बड़े स्पैन के लिए। हाँ, और दूसरी बात, आर्च कई अलग अलग डिजाइनों में बन सकते हैं। देखने में भी काफी सुंदर और प्रभावशाली लगते हैं, जबकि लिंटल तो आमतौर पर सीधा ही होता है। समझ गया। अच्छा, अब ये आर्च से जुड़े कुछ खास शब्द हैं जो इन टेक्स्ट्स में आए हैं। एक तो आपने बताया स्पैन, वो तो ओपनिंग की चौड़ाई हो गई। एक और है राइज या उठान, वो क्या है? हाँ, राइज या उठान वो वर्टिकल हाइट है, मतलब सीधी ऊंचाई। जहां से आर्च का कर्व शुरू होता है ना, उस लाइन से लेकर आर्च के अंदर वाले कर्व के सबसे ऊंचे पॉइंट तक। ओके। और आर्च जिन टुकड़ों से बनता है, वो फनी जैसे शेप के पत्थर या ईंटें, उन्हें कहते हैं वॉसवर्स। वॉसवर्स। हाँ, और इन सब में सबसे खास, सबसे जरूरी होता है एकदम टॉप पर बीच में लगने वाला वॉसवर। उसे कहते हैं कीस्टोन या चाबी पत्थर। कीस्टोन, चाबी पत्थर, ये नाम तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या ये सच में किसी चाबी की तरह काम करता है? बिल्कुल, एक तरह से चाबी ही है। ये कीस्टोन ही बाकी सारे वॉसवर्स को उनकी जगह पर लॉक करके रखता है, एकदम कस के, और लोड को ठीक से ट्रांसफर करने में मदद करता है। अगर आप कीस्टोन निकाल दें तो पूरा आर्च गिर सकता है। अरे वाह। हाँ, ये बहुत क्रिटिकल होता है। अच्छा, और आर्च का जो नीचे वाला कर्व हमें दिखता है अंदर की तरफ, उसे कहते हैं इंट्राडॉस या सॉफिट, और उसके ठीक ऊपर का बाहर वाला कर्व वो है एक्स्ट्राडॉस। इंट्राडोस, एक्स्ट्राडोस, गॉट इट। और सबसे ऊंचा पॉइंट? सबसे ऊंचा पॉइंट कहलाता है क्राउन या शिखर। कमाल है। तो ये तो हो गई आर्च की एनाटॉमी, मतलब उसके पार्ट्स। लेकिन क्या सारे आर्च एक जैसे ही दिखते हैं, या इनके भी अलग अलग शेप और काम होते हैं? नहीं नहीं, कई तरह के होते हैं, शेप के हिसाब से भी और काम के हिसाब से भी। जैसे एक होता है सेमी सर्कुलर आर्च, मतलब आधा गोल। अर्धवृत्ताकार। हाँ, जिसका राइज स्पैन का ठीक आधा होता है। ये छोटे स्पैन के लिए ठीक रहता है। अगर स्पैन बड़ा हो तो सेगमेंटल आर्च यूज करते हैं। वो सेमी सर्कुलर से थोड़ा चपटा होता है, मतलब उसकी राइज कम होती है। ओके। और आपने कहा काम के हिसाब से भी, मतलब कुछ स्पेशल काम वाले आर्च? हाँ बिल्कुल, जैसे एक होता है रिलीविंग आर्च या निवारक डाट। मान लीजिए कोई पुरानी दीवार है जिसमें लकड़ी या पत्थर का लिंटल लगा है और वो अब शायद थोड़ा कमजोर हो गया है। अच्छा। तो उसके ठीक ऊपर दीवार के अंदर ही एक आर्च बना देते हैं। ये रिलीविंग आर्च ऊपर की दीवार का ज्यादातर लोड खुद ले लेता है और नीचे वाले बेचारे पुराने लिंटेल को रिलीव कर देता है, मतलब उसे राहत देता है। अरे वाह, ये तो बड़ा स्मार्ट तरीका है ना? और एक और बड़ा अनोखा टाइप है इन्वर्टेड आर्च, यानी उल्टी डाट। ये नॉर्मल आर्च का उल्टा होता है, मतलब इसका कर्व नीचे की तरफ होता है। उल्टा? ये कहाँ काम आता है? ये फाउंडेशन में, मतलब नींव में इस्तेमाल होता है, खासकर ऐसी जगह जहां मिट्टी थोड़ी नरम हो या उसकी लोड लेने की कैपेसिटी कम हो। ये उल्टा आर्च बिल्डिंग के लोड को ज्यादा बड़े एरिया में फैला देता है, जिससे जमीन पर प्रेशर कम पड़ता है। वाकई आर्च तो बहुत वर्सेटाइल है। अच्छा, अब जरा वापस लिंटेल पर आते हैं। हमने ये समझा कि वो लोड को सीधा नीचे भेजते हैं, कोई साइड वाला चक्कर नहीं। सही कहा, कोई लैटरल थ्रस्ट नहीं। और ये बनते कई चीजों से हैं, लकड़ी, पत्थर, ईंट, स्टील। स्टील वाले लिंटेल को कभी कभी ब्रेसमर भी कहते हैं। और आजकल जो सबसे कॉमन है वो है आरसीसी, यानी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का लिंटेल। हाँ, ये तो आजकल हर जगह दिखता है। बिल्कुल। और आरसीसी लिंटेल में जो मेन स्टील की रॉड्स होती है ना, वो नीचे की तरफ डाली जाती है, क्योंकि बीम जब झुकती है तो सबसे ज्यादा टेंशन, मतलब खिंचाव, नीचे ही आता है।
अच्छा। और बीम को कटने से बचाने के लिए, जिसे shear फोर्स कहते हैं, उसके लिए गोल या चौकोर रिंग्स डालते हैं जिन्हें स्टिरप्स या छल्ले कहते हैं। इन टेक्स्ट्स में कुछ बेसिक रूल्स भी दिए हैं, जैसे कि लकड़ी का लिंटल कम से कम 7.6 सेंटीमीटर मोटा होना चाहिए और पत्थर का कम से कम 8 सेंटीमीटर। तो अगर हम समराइज करें, लिंटल हुआ सीधा साधा, बनाने में आसान, सस्ता ऑप्शन, खासकर छोटे स्पैन के लिए। और आर्च हुआ थोड़ा कॉम्प्लेक्स, शायद महंगा, पर बड़े स्पैन के लिए और दिखने में ज्यादा ग्रैंड। बजट कितना है, कौन सा मटेरियल अवेलेबल है और हाँ कैसा लुक चाहिए, इन सब बातों पर डिपेंड करता है। ये सिर्फ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग नहीं है, इसमें एस्थेटिक्स और इकोनॉमिक्स भी जोड़ा है। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या आज की जो नई टेक्नोलॉजी है, नए मटेरियल्स हैं, जैसे बहुत मजबूत कंक्रीट है, एडवांस स्टील है, क्या इन्होंने लिंटल और आर्च के बीच का जो फर्क है उसको कुछ कम कर दिया है, या फिर इनके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इनकी जो यूटिलिटी है, वो आज भी उतनी ही अलग और उतनी ही जरूरी है? क्या लगता है? ये सोचने वाली बात है। आज हम इमारतों के दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदानों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ तकनीकी स्रोत हैं जो इनके डिजाइन और जरूरतों के बारे में काफी कुछ बताते हैं। अच्छा। तो हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से जो मुख्य जानकारियां हैं उन्हें निकालें और समझें कि इमारतों में ये क्यों और कैसे लगाए जाते हैं। ठीक है, ये समझना जरूरी है। हाँ, तो चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहले सीधी सी बात है, दरवाजे ये तो आने जाने के लिए हैं। हाँ, प्रवेश के लिए। और खिड़कियां ताजी हवा और रोशनी। बिल्कुल, वेंटिलेशन और लाइट। और रोशनदान वो अक्सर शायद पुरानी गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए होते हैं। हाँ, खासकर ऊपर की तरफ से। स्रोतों में इमारती लकड़ी के लिए एक IS मानक का जिक्र भी है, IS 12896 1990। ओह हाँ, वो मानक। ये लकड़ी की मजबूती और टिकाऊपन के लिए होगा, है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छा, दरवाजों के मानक आकारों पर ध्यान देना भी मतलब काफी रोचक है। हाँ। कैसे? जैसे रिहायशी इमारतों में बाहरी दरवाजा आमतौर पर 1 मीटर गुणा 2 मीटर या शायद 1.1 गुणा 2 मीटर का होता है। ठीक है। लेकिन जो सार्वजनिक इमारतें हैं, जैसे अस्पताल या मान लीजिए कोई पुस्तकालय, हाँ, जहाँ ज्यादा लोग आते जाते हैं, बिल्कुल, वहाँ ये 1.2 मीटर तक चौड़ा हो सकता है, स्ट्रेचर वगैरह के लिए भी। अच्छा, ये तो जरूरी है। और गैराज का दरवाजा तो और भी बड़ा होता है, करीब 2.25 मीटर गुणा 2.25 मीटर। हाँ, गाड़ियों के लिए। इन मापों को अक्सर मॉड्यूल में भी दर्शाते हैं। एक मॉड्यूल मतलब 100 मिलीमीटर। मॉड्यूल, अच्छा, 10 सेंटीमीटर। इससे डिजाइन में आसानी होती होगी। हाँ, बनाने में और डिजाइन करने में, दोनों में। सही कहा। और दरवाजे के जो मुख्य हिस्से होते हैं, एक तो चौखट हो गई, फ्रेम, हाँ, और दूसरा पल्ला मतलब कपाट, शटर। बिल्कुल। लकड़ी की चौखट का आकार भी शायद दरवाजे पर निर्भर करता है, जैसे 8 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर से लेकर। हाँ, या 10 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर तक भी हो सकता है। और पल्ले में क्या होता है? खड़ी पट्टी होती है, स्टाइल कहते हैं उसे। हाँ, स्टाइल। और आड़ी पट्टियां होती हैं, रेल्स। रेल्स, हाँ, जैसे टॉप रेल सबसे ऊपर वाली। हाँ, और बॉटम रेल नीचे वाली। वो अक्सर थोड़ी चौड़ी होती है, शायद 15-20 सेंटीमीटर। नीचे वाली चौड़ी क्यों? शायद इसलिए कि नीचे ठोकर लगने का डर ज्यादा रहता है। हो सकता है, बिल्कुल। और एक लॉक रेल भी होती है। लॉक रेल, हाँ, जहाँ ताला लगता है। वो फर्श से करीब 75 से 85 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर। हाँ, ताकि ज्यादातर लोगों के लिए वो सही ऊंचाई हो। बिल्कुल, इस्तेमाल करने में आसानी रहे। यह एक और बात है, हाँ। खिड़की की फर्श के स्तर से उसकी जो देहली होती है, मतलब सिल लेवल। हाँ, सिल लेवल। उसकी ऊंचाई आमतौर पर 750 मिलीमीटर से 900 मिलीमीटर रखी जाती है, मतलब लगभग 3 फीट। हाँ, ये एक स्टैंडर्ड ऊंचाई है। इससे बाहर देखना भी ठीक रहता है और थोड़ी सुरक्षा भी महसूस होती है। सही। अच्छा, दरवाजों के प्रकार भी तो कई होते हैं। अरे हाँ, बहुत सारे, और हर एक का अपना अलग काम है, अपना उद्देश्य है। जैसे वो घूमने वाला दरवाजा होता है, रिवॉल्विंग डोर। हाँ, देखा है बड़ी इमारतों में। वो थिएटर या जो वातानुकूलित इमारतें होती हैं, AC वाली, उनके लिए अच्छा है, हवा का आना जाना कम करता है। हाँ, ताकि अंदर का तापमान बना रहे। बिल्कुल। फिर एक जालीदार दरवाजा होता है, कोलैप्सिबल डोर। वो लोहे वाला। हाँ, जो खींचकर बंद करते हैं। हाँ, वही। वो अक्सर गोदामों या स्कूलों में बड़े दरवाजों पर सुरक्षा के लिए लगाते हैं। अच्छा। और एक झिलमिली दरवाजा भी होता है, लूअर्ड डोर। लूअर्ड, उसमें पट्टियां लगी होती हैं तिरछी। हाँ बिल्कुल, 45 डिग्री के कोण पर।
इससे गोपनीयता बनी रहती है, मतलब अंदर का ज्यादा नहीं दिखता, लेकिन हवा आती जाती रहती है। ये तो बढ़िया है, बाथरूम वगैरह के लिए ठीक रहेगा। हाँ, या ऐसी कोई भी जगह जहाँ हवा का बहाव चाहिए पर पर्दा भी। और सबसे साधारण वाला कौन सा है? सबसे आम और शायद सबसे सस्ता होता है पुश्तवानी दरवाजा, लेज्ड डोर। लेज्ड डोर, अच्छा। वो अक्सर स्टोर रूम या पशुओं के बाड़ों वगैरह में इस्तेमाल होता है, बस लकड़ी के तख्ते जोड़कर। समझ गई। अब जरा खिड़कियों की बात करते हैं। दरवाजों की तरह इनके क्षेत्रफल के लिए भी कुछ नियम है क्या? हाँ हैं। रिहायशी इमारतों में ऐसा मानते हैं कि खिड़कियों का कुल क्षेत्रफल कमरे के फर्श के क्षेत्रफल का लगभग 1/8 होना चाहिए। 1/8, अच्छा। और उसमें भी जो शीशे का क्षेत्रफल है वो कम से कम 1/10 होना चाहिए। ठीक है, रोशनी के लिए। हाँ, लेकिन अगर अस्पताल या स्कूल जैसी जगहें जहाँ ज्यादा रोशनी और हवा चाहिए, बिल्कुल, वहाँ ये क्षेत्रफल 20% तक भी हो सकता है फर्श के क्षेत्रफल का। ये जरूरी है। और हाँ, सिर्फ खिड़कियां ही नहीं, रोशनदान भी तो होते हैं। हाँ, वेंटिलेटर्स, वो भी हवा के बहाव के लिए काफी जरूरी हैं। खासकर गर्म या जो नमी वाली हवा होती है वो ऊपर उठती है। तो उसे ऊपर से बाहर निकालने के लिए रोशनदान बहुत काम आते हैं। सही कहा। और खिड़कियों के डिजाइन भी हम्म, कितने अलग अलग हो सकते हैं, ये बात भी काफी आकर्षक है। हाँ, जैसे कौन कौन से? एक होती है बे खिड़की, मतलब बे विंडो। अच्छा, बे विंडो, वो जो दीवार से बाहर निकली होती है। हाँ वही, उससे फायदा यह है कि 3 दिशाओं से रोशनी और हवा आती है और कमरा भी थोड़ा बड़ा लगता है। हाँ, देखा है मैंने, सुंदर लगती है। और एक डॉर्मर खिड़की होती है, डॉर्मर विंडो। डॉर्मर, वो कहाँ लगती है? वो ढलान वाली छतों पर सीधी लगाई जाती है, जैसे पहाड़ी इलाकों के घरों में अटारी या छत के नीचे वाले कमरे को रोशन करने के लिए। ओह अच्छा, ढलान वाली छत पर। हाँ, और सोचिए अगर कोई कमरा ऐसा है जो चारों ओर से घिरा है, मतलब बाहरी दीवार नहीं है उसमें, हाँ, और दीवारों में खिड़की लगाना मुमकिन ना हो, तो क्या करेंगे? तब छत से रोशनी लाएंगे। बिल्कुल, सपाट छत में लैंटर्न लाइट लगाई जाती है प्राकृतिक रोशनी के लिए। लैंटर्न लाइट, अच्छा, ये भी एक तरीका है। एक और व्यावहारिक बात स्रोतों में मिली। बताए। दरवाजों के लिए जो लकड़ी इस्तेमाल होती है उसमें नमी की मात्रा हाँ, ये बहुत जरूरी है। कितनी होनी चाहिए? करीब 12 से 20% के बीच। हाँ, ताकि लकड़ी बाद में ज्यादा सिकुड़े या फैले नहीं मौसम के साथ। बिल्कुल। और एक सामान्य नियम, मतलब एक मोटा अंदाजा ये भी है कि दरवाजे की ऊंचाई हाँ, उसकी चौड़ाई से करीब 1 मीटर ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, हाइट इक्वल्स टू विड्थ प्लस 1 मीटर, ये एक थंब रूल जैसा है। हाँ, शायद डिजाइन में संतुलन के लिए। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही है कि दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान, जी। ये सिर्फ दीवार में खोलने बंद होने की जगह नहीं है। हाँ, ये बहुत सोच समझ के लगाए जाते हैं। बिल्कुल, इनके प्रकार, इनका आकार, इनकी जगह, जी। ये सब इमारत किस काम के लिए बन रही है, उसका डिजाइन कैसा है, इस पे निर्भर करता है। और इनके लिए बाकायदा मानक है, नियम है, गणनाएं होती हैं। हाँ, सब कुछ तय है। तो ये सब तो ठीक है, पारंपरिक तरीके हैं रोशनी, हवा और आने जाने के। हाँ, लेकिन ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है क्या सवाल? कि भविष्य में क्या होगा। जैसे जैसे निर्माण की नई सामग्री आ रही है, स्मार्ट होम तकनीक आ रही है, हाँ, तकनीक तो बदल रही है तेजी से। तो क्या ये दरवाजा या खिड़की की जो हमारी आज की अवधारणा है ये बदल जाएगी? ये सोचने वाली बात है। क्या पता भविष्य में दीवारें ही जरूरत पड़ने पर पारदर्शी हो जाएं या खुद ही खुल जाएं। हाँ, हो सकता है, कौन जानता है। बिल्कुल, ये भविष्य के आर्किटेक्चर और डिजाइन के लिए एक दिलचस्प सवाल है। स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग्स के एक बहुत जरूरी हिस्से की, जिसे हम अक्सर शायद उतना महत्व नहीं देते हैं। हाँ, मतलब फर्श की। बिल्कुल, फर्श और उन्हें बनाने वाले मटेरियल्स की। हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं और आज हम उन्हीं की गहराई में उतरेंगे। जी। तो सबसे पहले फर्श आखिर होता क्या है, मतलब एकदम सीधी भाषा में। हाँ, सीधी सी बात है। फर्श मतलब वो प्लेन हॉरिजॉन्टल सतह जो इमारत में या तो प्लिंथ लेवल पर होती है। प्लिंथ लेवल यानी वो ग्राउंड और मेन स्ट्रक्चर के बीच का हिस्सा। बिल्कुल, या फिर अलग अलग ऊंचाइयों पर, मतलब अलग अलग मंजिलों पर जिस पर हम रहते हैं, काम करते हैं, सामान रखते हैं, वही फर्श है। अच्छा, तो इन्हें बनाने के पीछे काफी सोच समझ होती होगी। सोर्सेज में इन्हें लोकेशन के हिसाब से कैसे बांटा गया है? हाँ, बांटा गया है। देखिए, मुख्य रूप से 2 तरह के हैं। एक तो भूतल फर्श यानी ग्राउंड फ्लोर, जो प्लिंथ लेवल के पास हुआ। जी, और दूसरा ऊपरी तल फर्श यानी अपर फ्लोर, जो ऊपर की मंजिलों पर होते हैं। ठीक है, इनके अलावा 2 और तरह के फर्श भी बताए गए हैं। एक है तहखाना फर्श, बेसमेंट फ्लोर। वो तो नाम से ही साफ है, ग्राउंड लेवल से नीचे। हाँ, बेसमेंट में। और एक और है दुछत्ती फर्श,
मेजानिन फ्लोर जिसे कहते हैं। दुछत्ती ये क्या है? ये एक तरह की बीच की मंजिल होती है। छत और जो नॉर्मल फ्लोर होता है ना, उसके बीच में एक एक्स्ट्रा लेवल जैसा। अच्छा, जैसे किसी ऊंची दुकान या हॉल में बना देते हैं। बिल्कुल। और इसमें एक जरूरी बात यह है कि इसकी हाइट कम से कम 2.20 मीटर्स होनी चाहिए, मतलब मेन फ्लोर से। ताकि खड़े होने या काम करने लायक जगह रहे। दिलचस्प। चलिए अब जरा ग्राउंड फ्लोर वाले फर्शों पर आते हैं। इन्हें भी बांटा गया है, सामान्य और विशेष। हाँ बिल्कुल। सामान्य यानी जनरल कैटेगरी में वो फर्श आते हैं जो आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे मोरुम का फर्श, ईंटों का, पत्थर की पट्टियों वाला। टाइल्स, सीमेंट, कंक्रीट। हाँ, टाइल, सीमेंट, कंक्रीट, टेराजो, लकड़ी का फर्श, ये सब सामान्य में है। और विशेष वाले? विशेष यानी स्पेशल कैटेगरी में वो हैं जो किसी खास मकसद से लगते हैं, जैसे लिनोलियम, एसफॉल्ट, रबर, एसिड प्रूफ फर्श। एसिड प्रूफ? अच्छा। जी। फिर कॉर्क, पीवीसी और कुछ खास तरह की दानेदार फिनिश वाले फर्श भी होते हैं। समझ गई। तो आइए कुछ खास तरह के फर्शों को थोड़ा और समझें। जैसे ईंटों का फर्श, आपने कहा ये सामान्य है, कहाँ ज्यादा काम आता है? सस्ता भी लगता है शायद? हाँ, सस्ता तो है और जल्दी बन जाता है, इसीलिए ये गोदामों में या स्कूल कॉलेज के बरामदों में, फैक्ट्री, वर्कशॉप, मतलब जहाँ रफ एंड टफ यूज हो। बिल्कुल, जहाँ भारी काम होता है और बहुत ज्यादा फिनिशिंग या खूबसूरती जरूरी नहीं, वहाँ ये बहुत सही रहता है। कम लागत में काम चल जाता है। ठीक है। और सीमेंट कंक्रीट का फर्श, ये तो मुझे लगता है सबसे कॉमन है। हाँ बिल्कुल, सीमेंट कंक्रीट वाला फर्श तो बहुत ही पॉपुलर है। क्यों? क्या खास बात है इसमें? देखिए, एक तो ये ठोस होता है, मजबूत, दूसरा सीलन रोकता है और साफ रखना भी आसान है। हाँ ये तो है। इसी वजह से घरों में, पब्लिक बिल्डिंग्स में हर जगह खूब इस्तेमाल होता है। इसमें M15 या M20 ग्रेड का कंक्रीट लगता है अक्सर। M15, M20 ये इसकी स्ट्रेंथ बताते हैं। जी हाँ, ये कंक्रीट की मजबूती के स्टैंडर्ड हैं और इसका रख रखाव भी ज्यादा नहीं मांगता। हाँ, एक दिक्कत है इसमें। वो क्या? अगर कोई हिस्सा, कोई पैनल खराब हो जाए तो फिर वो पूरा पैनल ही बदलना पड़ता है। लोकल रिपेयर मुश्किल होती है थोड़ी। अच्छा, अब आते हैं टेराजो पर। इसमें वो रंगीन पत्थर के टुकड़े दिखते हैं ना? हाँ हाँ, वही। टेराजो फर्श दिखने में काफी अच्छा लगता है। ये बनता कैसे है? ये बनता है संगमरमर के छोटे छोटे टुकड़ों, मतलब चिप्स, उसके पाउडर और सीमेंट कंक्रीट के मिक्सचर से। ओके। ये भी काफी हार्ड होता है, सीलन रोकता है और कई रंगों में मिल जाता है। इसे नॉर्मली 8 से 16 सेंटीमीटर मोटे कंक्रीट बेस के ऊपर लगाते हैं। बेस कंक्रीट का और ऊपर टेराजो की परत। हाँ, टेराजो की परत करीब 2-3 सेंटीमीटर मोटी होती है और इसमें एक खास चीज इस्तेमाल होती है, एल्यूमिनियम की पतली पट्टियां। वो डिजाइन के लिए होते हैं, चौकोर या दूसरे पैटर्न बनाने के लिए। डिजाइन तो बनता ही है, लेकिन उनका मेन काम वो नहीं है। वो पट्टियां फर्श को छोटे छोटे सेक्शन में बांट देती हैं। क्यों? ताकि जब तापमान बदले तो फर्श फैले या सिकुड़े, ये पट्टियां उस मूवमेंट को अब्सॉर्ब कर लेती हैं, जिससे फर्श में क्रैक्स नहीं आते। अरे वाह, ये तो बड़ी स्मार्ट इंजीनियरिंग है छोटी सी चीज में। जी बिल्कुल, ये फर्श की लाइफ बढ़ा देती है। बहुत बढ़िया। अब लकड़ी के फर्श की बात करें, ये कहाँ ज्यादा इस्तेमाल होता है? लकड़ी का फर्श आपको ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में मिलेगा, जहां नमी रहती है, या फिर खास जगहों पर, जैसे डांस हॉल, थिएटर, कुछ लैब्स, जिम वगैरह में। इसे जमीन के सीधे कांटेक्ट से बचाने के लिए थोड़ा ऊंचा बनाते हैं, करीब 1.5 मीटर। अच्छा, नमी से बचाने के लिए। हाँ, और इसमें लकड़ी की पट्टियों को जोड़ने के लिए एक खास तरीका यूज होता है, टंग एंड ग्रूव जॉइंट। टंग एंड ग्रूव वो क्या होता है? उसमें एक पट्टी के किनारे पर एक उभरा हुआ हिस्सा होता है, टंग, और दूसरी पट्टी के किनारे पर वैसा ही कटा हुआ खांचा, ग्रूव। ये आपस में फंस जाते हैं। अच्छा, इंटरलॉक हो जाते हैं। बिल्कुल, इससे एकदम मजबूत और सपाट सतह बन जाती है। समझ गए। अब उन विशेष फर्शों पर आते हैं। आपने लिनोलियम का नाम लिया था, ये क्या चीज है? लिनोलियम वो असल में एक तरह की शीट या टाइल होती है। इसे मौजूदा फर्श के ऊपर बिछाते हैं। मतलब ये कोई स्ट्रक्चरल चीज नहीं है, फिनिशिंग है। हाँ, एक तरह से फिनिशिंग ही है। खासकर अगर पुराना फर्श जैसे लकड़ी या कंक्रीट का थोड़ा खराब हो गया हो, उसमें कुछ निशान हो, तो उन्हें ढकने के काम आता है। ओके। ये काफी रंगों और सुंदर डिजाइनों में मिलता है, शीट्स के रूप में। इसे बिछाने के बाद एक हल्के रोलर से दबाकर प्लेन कर देते हैं। तो ये देखने में अच्छा लगता होगा। हाँ, सुंदर, साफ, चमकदार और एकदम समतल दिखता है। पर एक बात ध्यान रखनी होती है। क्या? इसे सीलन वाली जगहों पर नहीं लगाना चाहिए, वहाँ ये खराब हो सकता है। ठीक है। और वो एसिड रेजिस्टेंट फर्श, अमिल सह जिसे कहा, वो कहाँ लगता है? जी, एसिड रेजिस्टेंट फर्श, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये वहाँ लगता है जहाँ एसिड या केमिकल्स का बहुत काम होता है।
जिसे इंडस्ट्रीज में? हाँ, खास तौर पर केमिकल लैब्स, फैक्ट्रियां जहां एसिड बनता है या इस्तेमाल होता है, बैटरी प्लांट्स, रंगाई वाले कारखाने, ऐसी जगहों पर। ये बनता कैसे है? इसे बनाने के लिए एक खास किस्म का मास्टिक एस्फाल्ट होता है, एसिड रेजिस्टेंट। उसमें मोटा बालू और पत्थर का चूरा मिलाते हैं, फिर उसे बहुत ज्यादा गर्मी और प्रेशर पर दबाकर करीब 4 सेंटीमीटर मोटे ब्लॉक बनाते हैं। अच्छा, टाइल जैसे ब्लॉक। हाँ, कह सकते हैं। इन ब्लॉक्स को फिर फर्श की टॉप लेयर के तौर पर लगाया जाता है। यहाँ फर्श का चुनाव सिर्फ दिखने या आराम का नहीं, बल्कि सेफ्टी का मामला है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही खास जरूरत हो गई। अच्छा, फर्श बनाने के बाद उसे फिनिश करने के भी कुछ स्टेप्स होते हैं शायद। स्क्रीडिंग, फ्लोटिंग, ट्रोवलिंग का जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। जब कंक्रीट या टेराजो जैसा फर्श डालते हैं तो उसे एकदम लेवल और स्मूथ बनाना पड़ता है। उसके लिए ये प्रोसेस है। ये क्या है एक एक करके? देखिए, स्क्रीडिंग में सबसे पहले बड़े बड़े गड्ढों या ऊंची नीची जगहों को एक लेवल में लाया जाता है। ओके, रफ लेवलिंग। हाँ, फिर फ्लोटिंग में उससे छोटे जो निशान या उभार रह जाते हैं उन्हें ठीक करके सतह को और समतल बनाते हैं। और फिर आखिर में ट्रोवलिंग, इसमें खास औजार ट्रैवल से सतह को दबाकर एकदम चिकना और मजबूत बनाया जाता है। इससे एक तरह की पॉलिश फिनिश आती है। अच्छा, तो ये फाइनल टच है? जी, और हाँ, एक और जानकारी है सोर्सेज में कि बिल्डिंग में फर्श की जो स्लैब होती है उसकी कम से कम मोटाई 9 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये सेफ्टी स्टैंडर्ड होगा। हाँ, और अगर ऐसा फर्श चाहिए जिस पर धूल न उड़े तो उसमें अपघर्षण प्रतिरोध यानी घिसाव सहने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। यानी वो जल्दी घिसे नहीं। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकाल सकते हैं हम? यही कि फर्श सिर्फ चलने की जगह नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो सोच समझ के डिजाइन किए गए इंजीनियर्ड हिस्से हैं। किस मटेरियल का इस्तेमाल होगा ये कई बातों पर निर्भर करता है। जैसे लागत, मजबूती। हाँ, लागत, मजबूती, दिखने में कैसा लगेगा, और सबसे जरूरी उस जगह की खास जरूरत क्या है। जैसे हमने एसिड रेजिस्टेंट फर्श की बात की। सही कहा, हर चुनाव के पीछे एक लॉजिक है। बिल्कुल। यहाँ ये देखना दिलचस्प है कि फर्श जैसी रोजमर्रा की चीज में भी मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। हर चुनाव में लागत, ड्यूरेबिलिटी, पर्यावरण पर असर और इस्तेमाल का मकसद सब कुछ सोचना पड़ता है। और अंत में, जैसा हम करते हैं, सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आजकल सस्टेनेबिलिटी यानी टिकाऊपन पर इतना जोर है। हाँ, ग्रीन बिल्डिंग्स का चलन बढ़ रहा है। तो इसे देखते हुए भविष्य में फर्श बनाने के लिए मटेरियल चुनने का तरीका कैसे बदल सकता है? क्या उनका पूरा लाइफ साइकिल ज्यादा अहम हो जाएगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। हो सकता है। और क्या कुछ पुरानी पारंपरिक सामग्रियां, या शायद ऐसी जिन्हें हम आज नजरअंदाज कर देते हैं, वो पर्यावरण के लिहाज से बेहतर होने के कारण क्या वो फिर से पॉपुलर हो सकती हैं? ये सोचने वाली बात है। शायद मिट्टी या कुछ और नेचुरल मटेरियल्स का इस्तेमाल नए तरीकों से हो। देखना होगा। नमस्कार, आज हम सिविल इंजीनियरिंग की दुनिया में एक जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं, सतह परिष्करण यानी सरफेस फिनिशिंग। ये वो चीज है जो इमारत को फाइनल टच देती है। जी हाँ, वो आखिरी परत जो न सिर्फ देखने में अच्छी लगती है बल्कि ढांचे को बचाती भी है। बिल्कुल, और हमारे पास जो जानकारी है वो सिविल इंजीनियरिंग हैंडबुक से है। इसमें पॉइंटिंग, प्लास्टरिंग और सीलन रोकथाम मतलब डैम प्रूफिंग के बारे में बताया गया है। हाँ, और हमारी कोशिश रहेगी कि इन तकनीकों को, उनके प्रकारों को और उनके महत्व को थोड़ा आसान भाषा में समझें। सही, तो फिर पॉइंटिंग से शुरू करें। ये ठीक से होता क्या है? मतलब सिर्फ मसाला भरना? देखिए, ये उससे थोड़ा ज्यादा है। पॉइंटिंग का मतलब है चिनाई के जोड़, जैसे ईंट या पत्थर के बीच की जो जगह होती है ना, उसमें मौसम के असर को रोकने और थोड़ी मजबूती देने के लिए मसाला भरना। अच्छा, क्योंकि जोड़ अक्सर कमजोर होते हैं तो उनको बचाना जरूरी है। उसमें कोई खास मसाला लगता है? हाँ बिल्कुल, जैसे सीमेंट पॉइंटिंग में एक हिस्सा सीमेंट और 2 या 3 हिस्से रेत, या फिर चूना पॉइंटिंग में एक हिस्सा चूना और एक हिस्सा सुर्खी या रेत। अच्छा, तो ये प्लास्टर से अलग कैसे है? क्योंकि प्लास्टर भी तो पूरी दीवार पे लगता है। हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, पॉइंटिंग जो है वो सिर्फ जोड़ों पर की जाती है, मतलब जोड़ों की फिनिशिंग, जबकि प्लास्टर पूरी दीवार को, पूरी सतह को ढकने के लिए एक मोटा लेप होता है, उसे समतल बनाने के लिए। समझ गया, मतलब पॉइंटिंग सिर्फ जोड़ों का इलाज है, प्लास्टर पूरी सतह का। बिल्कुल, और पॉइंटिंग के भी कई तरीके होते हैं। फ्लश, वी ग्रूव्ड, रीसेस्ड, वेदर्ड, हर एक का अपना काम है।
जैसे वेदर्ड पॉइंटिंग थोड़ी तिरछी होती है पानी निकालने के लिए। दिलचस्प है। अच्छा, तो जोड़ तो सुरक्षित हो गए पॉइंटिंग से। अब अगर पूरी दीवार को ही एक जैसा बनाना हो तब प्लास्टर आता है? जी हाँ, प्लास्टर जो है वो चिलाई की उबड़ खाबड़ सतह को ढक देता है, उसे एक स्मूथ फिनिश देता है और एक तरह से सुरक्षा भी देता है। इसकी परतें होती हैं, सुना है। हाँ, अक्सर 3 परतों में लगता है। पहली रेंडरिंग कोट, वो थोड़ी मोटी होती है, फिर फ्लोटिंग कोट और आखिर में फिनिशिंग कोट जो बिल्कुल पतली होती है। मोटाई कितनी होती है आमतौर पर? ये निर्भर करता है। पत्थर की दीवार पर करीब 20 mm, ईंट की दीवार पर लगभग 15 mm, अंदर की दीवारों पर कम, बाहर की तरफ ज्यादा। और इसके लिए सतह तैयार करनी पड़ती होगी? हाँ, तैयारी बहुत जरूरी है। सतह खुरदरी होनी चाहिए ताकि प्लास्टर चिपक सके। जोड़ों को करीब 13 mm गहरा खुरचते हैं। और हाँ, पानी से तराई भी बहुत जरूरी है। अगर तैयारी ठीक ना हो तो कुछ दिक्कतें आती हैं, जैसे वो दरारें वगैरह? बिल्कुल, क्रेजिंग हो सकती है, मतलब महीन दरारें या फ्लेकिंग जिसमें पपड़ी बन के गिरता है। इसीलिए हैकिंग यानी सतह को खुरदरा करना और तराई, ये सब ठीक से होना चाहिए। इसमें कुछ खास शब्द भी होते हैं शायद, जैसे डैडो? हाँ, डैडो वो प्लास्टर होता है जो बाथरूम या टॉयलेट में फर्श से कुछ ऊंचाई तक लगाया जाता है। वो ज्यादा मजबूत होता है पानी वगैरह के लिए। अच्छा, तो ये तो हो गई सतह की बात, लेकिन एक और बड़ी समस्या है इमारतों में सीलन। हाँ, नमी या सीलन, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इससे कैसे निपटते हैं? वो डीपीसी कुछ होता है ना? जी, डैम्प प्रूफ कोर्स यानी डीपीसी। ये असल में एक रुकावट है, एक परत जो नमी को आगे बढ़ने से रोकती है, खासकर जमीन की नमी को दीवारों में ऊपर चढ़ने से। ये कहाँ कहाँ लगाते हैं? इसे कुर्सी तल मतलब प्लिंथ लेवल पर लगाते हैं, छतों पर और बेसमेंट की दीवारों और फर्श पर भी। और अगर ये न हो या ठीक से न लगी हो तो क्या होता है? तो फिर सीलन के बुरे असर दिखने लगते हैं। दीवारों पर वो सफेद सफेद पाउडर जैसा जमता है, जिसे एफ्लोरेसेंस कहते हैं। हाँ, देखा है मैंने। प्लास्टर झड़ने लगता है। अगर कहीं लोहा है जैसे सरिया, तो उनमें जंग लग जाता है, पेंट खराब हो जाता है। बाप रे। और सबसे बुरी बात, ये सेहत के लिए भी खराब है। दमा, टीबी जैसी बीमारियां सीलन वाले घरों में ज्यादा होती हैं। ये तो काफी गंभीर है। तो इससे रोकने के क्या तरीके हैं? डीपीसी किस चीज की बनती है? देखिए, सबसे आम तो सीमेंट कंक्रीट की डीपीसी है, 1.2.4 या 1.153 के अनुपात में। इसकी मोटाई करीब 2.5 से 4 सेंटीमीटर होती है और इस पर अक्सर गर्म बिटुमेन भी लगाते हैं। और कोई तरीका? हाँ, बिटुमेन की शीट्स आती हैं, मोटी पॉलीथीन शीट भी इस्तेमाल होती है, धातु की चादरें भी लग सकती हैं। फिर एक चीज है इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग। इसमें क्या करते हैं कि मसाले या कंक्रीट में ही कुछ केमिकल मिला देते हैं, वाटरप्रूफिंग कंपाउंड। अच्छा, मसाले के अंदर ही? जी। और एक तकनीक है गुनाइटिंग। उसमें सीमेंट गन से प्रेशर से मसाला स्प्रे करते हैं। ओह, अच्छा, वो प्रेशर से? हाँ, वो भी सीलन रोकने में काफी कारगर है। हाँ। और एक और तरीका है कैविटी वॉल बनाना, यानी दोहरी दीवार जिसके बीच हवा की जगह हो। तो मतलब ये तीनों चीजें, पॉइंटिंग, प्लास्टरिंग और डीपीसी, सिर्फ सजावट नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये इमारत की मजबूती और उसकी उम्र के लिए बहुत जरूरी है। ये उसे मौसम से, नमी से बचाती हैं। सही कहा, ये तो बिल्डिंग का एक तरह से सुरक्षा कवच हो गया। हाँ, और इनमें सही मटेरियल चुनना और काम सही तरीके से करना बहुत मायने रखता है। जरा सी चूक बाद में महंगी पड़ सकती है। वाकई। और अब तो नई नई वाटरप्रूफिंग सामग्रियां आ रही हैं, तकनीकें बदल रही हैं। जी हाँ, लगातार विकास हो रहा है। ये सोचना भी दिलचस्प है कि भविष्य में ये तकनीकें हमारी इमारतों को शायद और भी बेहतर और पर्यावरण के लिए भी शायद ज्यादा अनुकूल बना देंगी। उम्मीद तो यही है। चलिए देखते हैं। बहुत बढ़िया। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सीढ़ियों के बारे में। हमारे पास कुछ तकनीकी दस्तावेज और चित्र भी है जो इमारतों में सीढ़ियों के डिजाइन और उनकी बनावट पर फोकस करते हैं। तो आज का मिशन है सीढ़ियों के अलग अलग हिस्सों को समझना, उनके स्टैंडर्ड साइज क्या होते हैं और कितनी तरह की सीढ़ियां होती हैं, ताकि अगली बार जब कोई सीढ़ी इस्तेमाल करे तो उसे पता हो कि ये सब क्या है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, सीढ़ियां सिर्फ एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जाने का रास्ता नहीं है। ये बिल्डिंग की स्ट्रक्चर और सेफ्टी दोनों का बहुत जरूरी हिस्सा है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म समझना जरूरी है ना? हाँ, जैसे सबसे पहले तो वही जिस पर हम पैर रखते हैं, ट्रेड मतलब पट। हाँ, ट्रेड। और जो ऊंचाई हम हर स्टेप पे चढ़ते हैं, राइज उठान। बिल्कुल।
दस्तावेजों में लिखा है कि ट्रेड कम से कम 300 mm चौड़ा होना चाहिए। 300 mm, ठीक है। हाँ, और राइज वो ज्यादा से ज्यादा 150 mm ऊंचा। अच्छा। और हाँ, इन दोनों में ना एक रिलेशन भी होता है। एक आम नियम है 2 गुणा राइज प्लस ट्रेड, ये लगभग 60 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। ओ, 60 सेंटीमीटर, क्यों? मतलब इससे क्या होता है? इससे चढ़ाई आरामदायक रहती है। ये हमारे नॉर्मल चलने के तरीके से मैच करता है एक तरह से। समझी। अच्छा, और पूरी सीढ़ी की चौड़ाई वो तो अलग अलग जगह अलग होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे घर हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, वहाँ कम से कम 90 सेंटीमीटर। ओके। लेकिन पब्लिक बिल्डिंग्स जहाँ बहुत लोग आते जाते हैं, वहाँ ये 1.5 से 1.25 मीटर, मतलब 1.5 से 1.8 मीटर तक। और स्कूलों कॉलेजों में? एजुकेशनल बिल्डिंग्स में हाँ, वो 1.5 मीटर है। अच्छा, कुछ और शब्द भी थे दस्तावेजों में, जैसे नोजिंग। हाँ, नोजिंग वो ट्रेड का आगे निकला हुआ किनारा होता है थोड़ा सा। और बलिस्टर, वो जो हैंडल के नीचे लगे होते हैं। हाँ, वर्टिकल पोस्ट जो हैंडल को सपोर्ट करते हैं, और जो मोटा वाला पोस्ट होता है शुरू और आखिर में, हाँ हाँ, उसे न्यूअल पोस्ट कहते हैं। और ये उड़ान या फ्लाइट क्या चीज है? इसमें लिखा है 3 से 12 सीढ़ियां होनी चाहिए एक उड़ान में। उड़ान मतलब सीढ़ियों का वो लगातार सेट जो 2 लैंडिंग के बीच होता है, मतलब बिना रुके चढ़ने वाला हिस्सा। अच्छा, 2 लैंडिंग के बीच का। हाँ, और 12 स्टेप्स की लिमिट इसलिए ताकि चढ़ाई बहुत ज्यादा थकाऊ ना हो जाए एक बार में। ठीक है। और पिच या ढाल, वो एंगल होता है। हाँ, सीढ़ी का झुकाव, ये आमतौर पर 25 से 40 डिग्री के बीच रखते हैं। और हेडरूम, मतलब सर न टकराए। बिल्कुल, वो क्लियर हाइट सीढ़ी के ऊपर कम से कम 2.1 मीटर होनी चाहिए। ये बेसिक बातें तो क्लियर हुई। अब आते हैं टाइप्स पर। सबसे कॉमन वाली तो सीधी सीढ़ी है ना? स्ट्रेट स्टेयर। हाँ। बिल्कुल, जहाँ जगह हो लंबी और सीधी, वहाँ ये सबसे आसान है। लेकिन जगह बचानी हो या डायरेक्शन बदलना हो तो कई और डिजाइन है, जैसे डॉग लेग्ड, ये बहुत कॉमन है घरों में। डॉग लेग्ड वो कैसी होती है? इसमें 2 उड़ानें होती हैं जो 180 डिग्री पर घूमकर ऊपर जाती हैं, बिल्कुल उल्टी दिशा में, और बीच में कोई गैप नहीं होता, जगह बचती है इसमें। अच्छा, मतलब बीच में खाली जगह नहीं होती? नहीं, जबकि ओपन वेल सीढ़ी में ऐसा ही होता है, पर उसमें 2 उड़ानों के बीच में खाली जगह होती है, एक कुआं सा बन जाता है। वेल, हाँ हाँ, देखा है। उससे थोड़ी खुलापन लगता है, रोशनी और हवा भी आती जाती है। ये पब्लिक बिल्डिंग्स में ज्यादा अच्छी लगती है। और कुछ सीढ़ियां तो बहुत ग्रैंड लगती हैं, नीचे से चौड़ी शुरू होती हैं, फिर ऊपर जाकर 2 हिस्सों में बट जाती हैं अलग अलग दिशाओं में। हाँ, वो बाइफरकेटेड सीढ़ी कहलाती है। अक्सर बड़े हॉल जैसे होटल या थिएटर के एंट्रेंस पर दिखती है, काफी इम्प्रेसिव लगती है। बिल्कुल। और वो घूमने वाली सीढ़ियां, स्पाइरल जैसी। हाँ, सर्कुलर और स्पाइरल, ये कम जगह घेरती हैं। स्पाइरल वाली तो अक्सर मेटल की होती है, एक सेंट्रल पोल के चारों ओर घूमती हुई। हाँ। कभी कभी इमरजेंसी एग्जिट के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। और जियोमेट्रिकल सीढ़ी, वो भी तो घुमावदार होती है। हाँ, वो भी घुमावदार होती है, लेकिन उसमें सेंट्रल पोल या न्यूअन पोस्ट नहीं होता, वो अपने स्ट्रक्चर के सहारे ही घूमती है। दिखने में बहुत एलिगेंट लगती है। अच्छा, सीढ़ियों के अलावा रैंप और एस्केलेटर का भी जिक्र था। हाँ, रैंप तो जरूरी है एक्सेसिबिलिटी के लिए, व्हीलचेयर वगैरह के लिए, और एस्केलेटर मतलब चलती सीढ़ियाँ, हाँ। वो वहां लगाते हैं जहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो। दस्तावेज में लिखा है जहां प्रति घंटे 3000 से ज्यादा लोग हों। ओह, 3000 लोग, काफी ज्यादा। हाँ, और सेफ्टी के लिहाज से फायर एस्केप सीढ़ी की चौड़ाई कम से कम 1.25 मीटर होनी चाहिए। और लिफ्ट के दरवाजों का भी स्टैंडर्ड साइज दिया है, 1.09 मीटर चौड़ाई और 2.2 मीटर ऊंचाई। हाँ, ये सब स्टैंडर्ड्स बहुत जरूरी हैं सेफ्टी और यूज करने में आसानी के लिए। तो ये थी सीढ़ियों की दुनिया, मतलब ट्रेड, राइज, डॉग लेग्ड, ओपन वेल। अब ये सिर्फ शब्द नहीं लग रहे, इनके पीछे की इंजीनियरिंग और डिजाइन समझ आ रहा है। बिल्कुल, ये जानना इंटरेस्टिंग है कि कैसी जगह, इस्तेमाल का तरीका, सेफ्टी और हाँ, दिखने में कैसा लगेगा, ये सब मिलकर तय करते हैं कि कौन सी सीढ़ी कहाँ बनेगी। यहाँ श्रोताओं के लिए एक बात सोचने वाली हो सकती है। हाँ, अगली बार जब वो किसी पुरानी बिल्डिंग में जाएं या किसी बिल्कुल नई में, तो वहां की सीढ़ियों पर थोड़ा ध्यान दें। क्या वो पहचान सकते हैं कि ये कौन से टाइप की सीढ़ी है, और अंदाजा लगा सकते हैं कि यही डिजाइन क्यों चुना गया होगा? क्या वो डिजाइन उस बिल्डिंग के पर्पस या उसके जमाने के बारे में कुछ बताता है? सोचने वाली बात है। दिलचस्प, जरूर गौर करेंगे। स्वागत है। आज हम कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण की दुनिया में झांक रहे हैं, और खास तौर पर बात करेंगे छतों की। हाँ, ये बिल्डिंग का वो हिस्सा है जो हमें मौसम से बचाता है, धूप, बारिश, हवा, सबसे। बिल्कुल,
और बनावट के हिसाब से देखें तो छतें काफी इंटरेस्टिंग होती हैं। सही कहा। मोटी तौर पर दो तरह की होती हैं, एक तो समतल यानी फ्लैट रूफ्स, और दूसरी ढालू जिन्हें स्लोपिंग या पिच्ड रूफ्स कहते हैं। हाँ। और आज का हमारा फोकस इन्हीं ढालू छतों पर है। हमारे पास कुछ कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स के डॉक्यूमेंट्स और ड्राइंग्स हैं। तो इनसे हम समझेंगे कि ये ढालू छतें बनती कैसे हैं, इनके अलग अलग टाइप्स क्या हैं और क्या मटेरियल इनमें लगता है। हाँ, तो सबसे पहले ये फ्लैट और स्लोपिंग रूफ्स में मेन फर्क क्या है? देखिए, मेन फर्क तो ढलान का ही है, मतलब स्लोप का। फ्लैट रूफ्स कहने को फ्लैट हैं, पर उनमें हल्का सा स्लोप करीब 10 डिग्री से कम होता है। अच्छा, ये ज्यादातर गर्म और कम बारिश वाली जगहों पर काम आती हैं, जबकि ढालू छतों का एंगल वो काफी ज्यादा होता है, समझिए 25 से 60 डिग्री तक। ओ, ताकि बारिश या बर्फ वगैरह आसानी से नीचे आ जाए, रुके नहीं। बिल्कुल। समझ गया। तो चलिए अब इन ढालू छतों के स्ट्रक्चर को देखते हैं जरा। कुछ खास शब्द हैं हमारे सोर्सेज में। रिज, रैफ्टर, पर्लिन, टाई बीम, ये छत के ढांचे के हिस्से हैं ना? हाँ बिल्कुल, ये छत के ढांचे, जिसे ट्रस या कैंची भी कहते हैं, उसके मेन पार्ट्स हैं। सोचिए छत का सारा वजन दीवारों तक पहुंचता कैसे है। तो सबसे पहले रिज, ये छत का सबसे ऊंचा वाला किनारा है, हॉरिजॉन्टल, जहां दोनों तरफ की ढलानें आकर मिलती हैं। ओके, टॉप लाइन। हाँ, फिर है रैफ्टर्स, ये वो तिरछी लकड़ी या बीम है जो ढलान बनाती हैं। इसमें प्रिंसिपल रैफ्टर होते हैं जो मेन ट्रस का हिस्सा है और लोड लेते हैं। अच्छा। और इनके ऊपर या बीच में कॉमन रैफ्टर्स हो सकते हैं जो थोड़े छोटे होते हैं और छत के कवर जैसे टाइल्स वगैरह को सपोर्ट देते हैं। ठीक है। और पर्लिन? पर्लिन ये राफ्टरों के ऊपर लगती हैं, रिज के पैरेलल। समझिए ये राफ्टरों को आपस में कनेक्ट करती हैं और जो छत की शीट्स या टाइल्स लगनी है उनके लिए एक लेवल बेस देती हैं। ओके, राफ्टर्स के ऊपर। हाँ, और फिर है तान धरण, टाई बीम, ये ट्रस का सबसे नीचे वाला सीधा हॉरिजॉन्टल हिस्सा है। अच्छा। ये दोनों तरफ के प्रिंसिपल राफ्टरों के निचले सिरों को बांध कर रखता है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये छत को बाहर की तरफ फैलने से रोकता है और टेंशन झेलता है। समझ गया। इसके बना तो दीवारें बाहर को झुक सकती हैं। बिल्कुल, तो ये सब मिलकर एक मजबूत ढांचा बनाते हैं। ये तो काफी टेक्निकल है, लेकिन क्या ये ढांचा, ये ट्रस हमेशा एक जैसा होता है या इसमें भी टाइप होते हैं? सोर्सेज में स्पैन मतलब चौड़ाई के हिसाब से अलग अलग छतों का जिक्र है। हाँ बिल्कुल, स्पैन बढ़ने पर ढांचे को मजबूत करने के लिए डिजाइन बदल जाता है। जैसे बहुत कम स्पैन हो, करीब 2.5 मीटर तक, तो लीन टू रूफ काफी है, बस एक ही तरफ ढलान। सिंपल। हाँ, फिर थोड़ा ज्यादा स्पैन 3.5-4.5 मीटर तक कपल्ड रूफ, कपल क्लोज्ड रूफ होती है। इसमें नीचे टाई बीम लगा देने से मजबूती बढ़ जाती है। ओके। और स्पैन बड़ा, मान लीजिए 5.5 मीटर तक, तो कॉलर बीम रूफ आती है। इसमें टाई बीम या उसे कॉलर बीम कहते हैं, वो थोड़ी ऊंचाई पर लगी होती है। अच्छा, नीचे की जगह थोड़ी ऊपर। हाँ, करीब 1/3 या आधी ऊंचाई पर। और जब स्पैन और बढ़ता है 6 से 9 मीटर तक, तब आती है किंग पोस्ट ट्रस। किंग पोस्ट? हाँ, इसमें बीच में एक वर्टिकल मेंबर होता है, सीधा खड़ा लकड़ी का पीस या रॉड जिसे किंग पोस्ट कहते हैं। ये टाई बीम को बीच से नीचे झुकने से रोकता है। इंटरेस्टिंग। और अगर स्पैन और भी ज्यादा हो तो 9 से 12 मीटर के स्पैन के लिए क्वीन पोस्ट ट्रस इस्तेमाल होती है। इसमें एक की बजाय 2 वर्टिकल पोस्ट होते हैं, क्वीन पोस्ट्स। 2? हाँ, 2। ये वजन को और भी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किंग पोस्ट, क्वीन पोस्ट, नाम तो बड़े शाही हैं। मतलब जैसे जैसे छत की चौड़ाई बढ़ी, अंदर का ढांचा और कॉम्प्लेक्स और मजबूत होता गया। बिल्कुल। लेकिन बाहर से दिखने में भी तो छतें अलग अलग होती हैं। हमारे सोर्सेज में गेबल, हिप, गैम्ब्रेल, मैंसर्ड जैसे नाम भी हैं। ये क्या चीज है? हाँ, ये छत के ओवरऑल शेप मतलब आकार के हिसाब से टाइप्स है। गेबल तो सबसे कॉमन है, 2 ढलानें एक रिज पर मिलती हैं और साइड में सिरों पर तिकोनी दीवार बनती है, जिसे गेबल एंड कहते हैं। सिंपल डिजाइन है। हाँ, ये तो बहुत देखा है। फिर है हिप रूफ, इसमें चारों दिशाओं में ढलान होती है, कोई तिकोनी दीवार नहीं बनती। अच्छा, चारों तरफ स्लोप। हाँ, ये डिजाइन तेज हवा वाले इलाकों के लिए ज्यादा मजबूत मानी जाती है, पर बनाने में थोड़ी कॉम्प्लेक्स है गेबल से। ओके। और गैम्ब्रेल, मैंसर्ड, ये थोड़े अलग नाम हैं। गैम्ब्रेल और मैंसर्ड, इन दोनों में हर तरफ 2-2 ढलानें होती हैं। नीचे वाली ढलान ज्यादा खड़ी होती है, स्टीप,
दो ढलाने एक ही तरफ। हाँ, गैम्ब्रिल में 2 साइड्स पर ऐसा होता है, जैसे बान या खलिहान की छतों में दिखता है, और मैंसेड में चारों तरफ ऐसा होता है, हिप रूफ की तरह। अच्छा, इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि छत के नीचे जो अटारी या लॉफ्ट स्पेस होता है, उसमें ज्यादा ऊंचाई, ज्यादा जगह मिल जाती है। मैंसेड छतें पुरानी यूरोपियन स्टाइल बिल्डिंग्स में काफी दिखती हैं। ओ, मतलब डिजाइन सिर्फ दिखने के लिए नहीं है, उसके काम के फायदे भी हैं। स्पेस ज्यादा मिल जाता है। बिल्कुल। अब आखिरी बात, इन ढालू छतों को कवर करने के लिए, मतलब ढकने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? आमतौर पर देखें तो मिट्टी की टाइलें, जैसे अपनी खपरेल होती है, वो यूज होती हैं। हाँ, या फिर सीमेंट की नालीदार चादरें आती हैं, जिन्हें एसी शीट्स कहते हैं, एस्बेस्टस सीमेंट की। ओके, वो ग्रे वाली। हाँ, और या फिर लोहे की जस्तीकृत चादरें, मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन या जीआई शीट्स। मेटल शीट्स। हाँ, अब इसमें ध्यान देने वाली बात है ढलान, मतलब स्लोप। टाइल्स क्योंकि छोटी होती हैं और एक दूसरे पर रखी जाती हैं, उनमें पानी लीक होने का चांस रहता है अगर स्लोप कम हो, तो उनके लिए ज्यादा ढलान चाहिए, करीब 40 डिग्री। अच्छा, टाइल्स के लिए ज्यादा स्लोप। हाँ, जबकि एसी या जीआई शीट्स बड़ी होती हैं, उनमें जॉइंट्स कम होते हैं, तो वो कम स्लोप पर भी चल जाती हैं। जैसे एसी शीट के लिए 30 डिग्री और जीआई शीट के लिए करीब 26.5 डिग्री भी काफी होता है। तो मटेरियल के हिसाब से मिनिमम स्लोप तय होता है। बिल्कुल, और हर मटेरियल की अपनी कॉस्ट, लाइफ और लुक तो है ही। तो मतलब शॉर्ट में कहें तो सही छत चुनना एक तरह का बैलेंस है। जगह का मौसम कैसा है, बिल्डिंग की चौड़ाई कितनी है, उसके हिसाब से सही ढांचा यानी ट्रस टाइप चुनना। हाँ, फिर उसका आकार कैसा चाहिए, गेबल, हिप या कोई और आखिर में उसे कवर करने के लिए सही मटेरियल, टाइल या शीट जिसका स्लोप भी ठीक हो। एकदम सही कहा। ये सारे फैक्टर्स मिलकर ही एक अच्छी, सेफ और ड्यूरेबल छत बनाते हैं। ये तो बोली पारंपरिक तकनीकों की बात, लेकिन एक सवाल मन में आता है जाते जाते। आज के टाइम में स्टील और दूसरे नए कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स आ गए हैं, तो क्या ये लकड़ी के जो पारंपरिक कैची मतलब ट्रस डिजाइन है, उनको अब इररेलेवेंट बना रहे हैं या शायद उन्हें और बेहतर बनाने में मदद कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। नई टेक्नोलॉजी पुराने तरीकों को कैसे बदल रही है या बेहतर कर रही है, इस पे सोचना इंटरेस्टिंग रहेगा। नमस्कार। आज हम कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग टूल्स और मशीनों की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास कुछ नोट्स और तस्वीरें भी हैं। ये भारी मशीनें और उनके खास काम, इनके बारे में है ये सब। अक्सर देखती हूँ मैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पर और ये बड़ी बड़ी मशीनें, और सोचती हूँ कि भाई कौन सी मशीन क्या करती है। तो आज की चर्चा का मकसद यही समझना है। हाँ बिल्कुल, ये मशीनें सिर्फ लोहा नहीं है, ये तो मॉडर्न कंस्ट्रक्शन की आप कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है। हर मशीन एक खास काम के लिए बनी है, मतलब बहुत सटीकता से डिजाइन की गई है, और इसी वजह से इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मुमकिन हो पाते हैं। तो चलिए जमीन तैयार करने वाली मशीनों से शुरू करें। जैसे तस्वीरों में ये एक्सकेवेटर दिख रहा है, इसका मेन काम तो खुदाई और सामान उठाना हुआ, है ना? हाँ, खुदाई और मटेरियल हैंडलिंग। और फिर है बुलडोजर, वो बड़ा सा ब्लेड वाला, जमीन साफ करने और मिट्टी हटाने के लिए। ये तो मतलब शुरुआती काम हो गए। बिल्कुल, ये शुरुआती हैं पर बहुत जरूरी। जैसे नींव डालते हैं ना, वैसे ही एक्सकवेटर नींव के लिए गड्ढा खोदता है और बुलडोजर उसे मोटे तौर पर लेवल कर देता है। पर असली जो प्रिसीजन का काम है वो इसके बाद आता है। अच्छा, आप मोटर ग्रेडर की बात कर रहे हैं शायद। नोट्स में लिखा है कि ये ज्यादा सटीक लेवलिंग के लिए है, खासकर सड़कों या फाउंडेशन के लिए। बुलडोजर के बाद भी इसकी जरूरत क्यों? जरूरत इसलिए है क्योंकि देखिए, सड़क या नींव की सतह में अगर जरा सी भी ऊंच नीच रह जाए ना, तो बाद में वो बड़ी दिक्कत दे सकती है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ सकती है। मोटर ग्रेडर का ब्लेड बहुत बारीक एंगल पर सेट हो सकता है, उससे एकदम बिल्कुल सपाट सतह मिलती है। ये बुलडोजर नहीं कर सकता उतनी सफाई से। अच्छा, फिर उस समतल सतह को मजबूत बनाने की बारी आती है। हाँ, यहाँ फिर रोड रोलर और कॉम्पैक्टर काम होते होंगे। स्रोत में एक तस्वीर भी है जिसमें कॉम्पैक्टर पत्थरों को दबा रहा है। ये दबाना मतलब कॉम्पैक्शन, ये इतना जरूरी क्यों होता है? अरे, कॉम्पैक्शन तो बहुत ही जरूरी है। आप सोचिए, अगर मिट्टी या बजरी ढीली रह गई तो जो भी स्ट्रक्चर बनेगा, सड़क या बिल्डिंग, उसका वजन उसे बाद में नीचे धंसा देगा। ओह अच्छा। तो कॉम्पैक्टर क्या करता है? वो मिट्टी या डामर के कणों के बीच की हवा निकाल देता है, उनको कस के जमा देता है। इससे एक मजबूत स्टेबल बेस बनता है। समझ गई। अलग अलग सतहों के लिए अलग अलग तरह के होते होंगे।
हाँ बिल्कुल, स्मूथ व्हील वाले होते हैं, पैड फुट रोलर होते हैं, अलग अलग मटेरियल के लिए। ठीक है, तो खुदाई हो गई, लेवलिंग हो गई, कॉम्पैक्शन हो गया। अब सामान को इधर उधर ले जाने की बारी। लोडर और डंप ट्रक इसी काम आते हैं, क्यों? लोडर उठाता है, डंप ट्रक ले जाता है। हाँ, ये जोड़ी तो बहुत आम है कंस्ट्रक्शन साइट्स पर। लोडर रेत, बजरी जैसी चीजें उठाकर ट्रक में डालता है और डंप ट्रक फिर उसे साइट पर कहीं और या साइट से बाहर ले जाता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा मिट्टी हटानी हो तब? हाँ, तब ज्यादा शक्तिशाली मशीनें लगती हैं, जैसे पावर शॉवेल। वो एक बार में बहुत ज्यादा मात्रा उठाकर सीधा डंप ट्रक में लोड कर सकती है। काम बहुत तेजी से होता है उससे। ये सब मशीनें मिलकर एक पूरी लॉजिस्टिक्स चेन की तरह काम करती हैं। और जब बिल्डिंग्स बहुत ऊंची बन रही हों, आसमान छूती इमारतें, नोट्स में टावर क्रेन का जिक्र है, उसका एक स्केच भी दिया है। ये तो दिखती ही हैं हर बड़ी साइट पर। हाँ, और दिखनी भी चाहिए। उनके बिना ऊंची इमारतें बनाना लगभग नामुमकिन सा है। उनका असली कमाल उनकी हाइट और पहुंच में है, रीच में। वो भारी स्टील की गर्डर हो या कंक्रीट के बड़े ब्लॉक्स या कोई और सामान, उन्हें सैकड़ों फीट ऊपर तक आसानी से पहुंचा सकती हैं। वो स्केच में भी दिखता है ना कैसे उसकी लंबी आर्म, जिसे जिब कहते हैं, साइड का बड़ा एरिया कवर करती है। सही है। अच्छा, हमारे पास डेमार मिक्सिंग प्लांट और ट्रांजिट मिक्सर का भी जिक्र है। ये तो एक तरह से मटेरियल बनाने वाली फैक्ट्रियां हो गई है ना साइट पर? हाँ, कह सकते हैं। डामर मिक्सिंग प्लांट जो है वो सड़क बनाने के लिए डामर मिक्स तैयार करता है, सही तापमान पर, सही अनुपात में सब मिलाकर। और ट्रांजिट मिक्सर, जिसे वो गोल घूमने वाला आरएमसी ट्रक भी कहते हैं। हाँ, वो कंक्रीट को फैक्ट्री से साइट तक लाते समय लगातार घुमाता रहता है, मिक्स करता रहता है। क्यों? अगर ऐसा ना करे तो कंक्रीट रास्ते में ही जम जाएगा, सेट हो जाएगा, फिर वो बेकार हो जाएगा। तो ये चलते फिरते मिक्सर जो हैं, ये पक्का करते हैं कि साइट पर फ्रेश, रेडी टू यूज कंक्रीट पहुंचे। वाह! तो मतलब कुल मिलाकर ये सभी मशीनें एक बड़े ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करती हैं। हर मशीन का अपना एक रोल है, अपना एक काम है, और सब मिलकर ही एक बड़े प्रोजेक्ट्स को सफल बनाते हैं। खुदाई से लेकर लेवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ऊंचाई तक सामान पहुंचाना, मटेरियल बनाना, हर काम के लिए एक स्पेशल मशीन। बिल्कुल सही कहा आपने। और सही मशीन चुनना ये सिर्फ काम की स्पीड और क्वालिटी के लिए ही नहीं, बल्कि सेफ्टी के नजरिए से ही बहुत जरूरी है। इन मशीनों ने सच में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्रांति ला दी है। आज के शहर इनके बिना ऐसे नहीं होते। तो इन स्रोतों से हमने यही समझा कि ये जो इतनी तरह की ताकतवर मशीनें हैं, ये आधुनिक निर्माण की पहेली के अहम हिस्से हैं। हर एक का अपना खास काम है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ऑटोमेशन आ रहा है, रोबोटिक्स आ रहा है, तो भविष्य में इन विशाल मशीनों का डिजाइन और इनका ऑपरेशन कैसे बदलेगा? क्या हम पूरी तरह से ऑटोमेटेड कंस्ट्रक्शन साइट्स देखेंगे? ये एक दिलचस्प सवाल है आगे सोचने के लिए।